Hello, my dear friends. I am your educator मोहन सिंगल और मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे क्लास 10th की। चैप्टर फर्स्ट का जो नेम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब मैं आपको वहाँ बता चुका हूँ। आज हम इसके सेकंड पार्ट में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं और वो क्या क्या उनके एग्जांपल्स हैं और उनकी हमें डेफिनेशन, ये सब हमें देखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में भी पूछ सकता है वो आपसे और शॉर्ट आंसर्स में भी पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में अगर मैं इसका एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँ, तो इसमें आपको जो है केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं, इनमें आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये आपको पढ़ने इसमें रहेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ दोनों ही एक ही में होते हैं, उसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये टाइप्स में आपको पढ़ने को रहेगा और लास्ट में इसके आपके दो छोटे टॉपिक और बचेंगे, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। इसमें इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज रहेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जैसा कि इसमें आपको दिखाया है कि पहला जो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। क्या टाइप है पहला? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप इसके नेम से देखें, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पर कंबाइन करना, यानी आप किन्हीं एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को जब कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने से क्या होगा? कंबाइन करने से एक नया प्रोडक्ट मिलेगा और वो नया प्रोडक्ट आपका दो को कंबाइन कर कर जॉइंट कर कर बना हुआ होगा। सिंपल एग्जांपल जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि आप चूना पाउडर बोलते हैं, वो है। उसको जब आपने वाटर से रिएक्ट कराया है, मतलब आपने चूने पाउडर को लिया और वाटर में आपने उसको घोल दिया पानी में, तो उसके बाद जो उसकी रिएक्शन हुई उसमें हीट इवॉल्व होती है बहुत ज़्यादा, और वो हीट जब इवॉल्व हुई और उसके बाद जो कंपाउंड बन गया वो बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। ए क्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका लिक्विड सॉल्यूशन होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया है। तो ये ध्यान रखना कि ए क्यू का मतलब कि कोई कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व है, ए क्यू लिखा है। तो यहाँ पे एल है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है वाटर, और ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिलेक्ट लाइम को ही क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये नेम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्विक लाइम इसको बोला जाता है और इसे सिलेक्ट लाइम बोला जाता है। केमिकल कंपाउंड्स के नेम याद करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज को, इस यूनिट को आप पढ़ेंगे तो इसके लास्ट में जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, उनके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, तो ये सब आपको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उनके केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज याद होंगे, नेम पता होगा। तो ये याद करने की आदत अभी से डाल लीजिए। यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे दो कंपाउंड लिए, ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में दो कंपाउंड लिए, और जब उनको आपने ज्वाइन कराया तो प्रोडक्ट साइड में आपको क्या मिल गया? एक। दो से मिलकर एक बन गया। तो इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी आपने दो प्रोडक्ट, दो सब्सटेंस को लेकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म किया है। सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जहां आप दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट लें और एक ही प्रोडक्ट आपको मिले, एक ही प्रोडक्ट आपको मिले, तो वो क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लें यहाँ पे, और एक कम से कम एक एग्जांपल तो इसका याद आप रख ही लें। ठीक है,
आगे ये जो दिया है डू यू नो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमें जानने के लिए, तो इसको भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। यानी हम जो घरों में जो हम ये कहें सिंपल वर्ड में कि जो पाउडर से पुताई करते हैं या हम जो वहाँ पर उसको वॉश करते हैं, तो वो क्या होता है, जिस वाइट पाउडर, वो स्लैग्ड लाइम होता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन ऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन दी वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर, जब आपने क्या किया, कैल्शियम पाउडर मतलब चूना पाउडर लिया आपने, चूना पाउडर आपने लिया, उसको आपने इस वाटर में ऐसे करके, इसमें वाटर है, इस वाटर में आपने चूना पाउडर डाल दिया, तो यहाँ से क्या होगा, बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी और ये बर्तन जो है या जो भी यूटेंसिल है आपका ये गर्म हो जाए। तो इसके बाद इसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व होती है, और जब इसे आप वॉश करते हैं, मतलब जब इसकी आप किसी वॉल पे आप इसको लगाते हैं, तो कुछ समय के बाद उसमें से वाटर निकल जाता है और वो उसका जो कंपाउंड है मिक्स होकर कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड बन जाता है। क्योंकि आपने ये लिया था तो एक्वस फॉर्म में, प्लस CO2 ने जब इसके साथ रिएक्शन कर ली तो कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब सिंपल उसका एक जो है पत्थर टाइप का जो हो जाता है, उसका टाइट फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप यहाँ याद रख लीजिएगा। लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल। और इससे वॉल पे क्या होता है, शाइनी फिनिश आ जाती है। ठीक है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल दिए हैं, जैसे कार्बन सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन है, उसके साथ कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बन गया। इस तरीके से कंबाइंड कर यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक ही बात याद रखनी है बस आपको कि रिएक्टेंट साइड टू और मोर कंपाउंड्स हैं। ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, और रिएक्टेंट साइड में 2 या मोर कंपाउंड्स हैं। ठीक है। और इधर प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड में केवल क्या है, एक ही कंपाउंड बन रहा है। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें ये एग्जांपल्स आप याद रख लीजिएगा और सारे एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक और दिया हुआ है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो एक टाइप से उसको अदर रीजन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे कि जब आप दो कंपाउंड को बनाएंगे, दो कंपाउंड को ज्वाइन करेंगे, तो दो कंपाउंड को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने पर क्या होता है, जैसे आपने बर्न किया इसको, ये है मीथेन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने इसको बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रही, हीट इवॉल्व होगी। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें आपको हीट इवॉल्व होती है। देखिए, we also observe that large amount of heat is evolved. This make the reaction mixture warm, reaction in which heat is released. जहाँ हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का जो टाइप्स है उसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, यानी हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। इसके बाद जब हम सेकेंड टाइप्स में आएंगे, आगे इसको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जांपल्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं। जो इसका सेकेंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने आपको नेम बताया था सेकेंड, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, यानी तोड़ना, डिकम्पोज करना। ठीक है। डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना या डिकम्पोज करना। तो जैसे कॉम्बिनेशन में आप कंबाइन कर रहे थे टू रिएक्टेंट्स को या ज़्यादा रिएक्टेंट्स को, तो आपको एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। वैसे ही सिंपल यहाँ आप क्या करेंगे, एक रिएक्टेंट लेंगे,
एक रिएक्टेंट में आप जब हीट देंगे तो इसमें प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। ये इस टाइप की रिएक्शन है। देखिए आगे, जैसे कि ये दिया है फर्स्ट एग्जांपल इसका, ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हीट दी है तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 है फेरिक ऑक्साइड। अगर ये Fe3O4 हो जाता तो फेरस ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड में जब इन्होंने कन्वर्ट कर दिया फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, गैस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यही है कि ये आपका रिएक्टेंट साइड, ये आपका प्रोडक्ट साइड। आपने एक रिएक्टेंट लिया, हीट दी और उसके बाद आपको टू और मोर प्रोडक्ट्स मिल गए तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। आपने कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर दिया। आसान शब्दों में कहें तो आपने किसी एक यौगिक को, कंपाउंड को तोड़ दिया उसके दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में। ठीक है, चलिए इसकी अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, यानी आपको एक बड़ा कंपाउंड है उसको छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे क्या कहा जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसका आगे दिया है कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल थे उन्होंने वाटर को लूज़ किया, हीट करने पे कलर ऑफ क्रिस्टल्स चेंज हो गया, देन इट डिकम्पोजेस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। कंपाउंड्स के नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और उसके साथ आपको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन साथ में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है, क्योंकि जब आई ये इक्वेशन तो यहाँ हमें एक बार ये भी देख लेना चाहिए। इक्वेशंस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आयरन यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे भी आयरन 2 हैं। यहाँ पे सल्फ़र कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे भी सल्फ़र 1 और 1 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 यहाँ पे लगाए, 2 आगे लगाए तो 4 2 सा 8 ऑक्सीजन है इधर। इधर देखते हैं 3 इसके पास, 3 और 2 इसके पास 5, 5 और 3 8 इसके पास। राइट, ये इक्वेशन बैलेंस है। साथ में हमने ये भी देख लिया कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ गए होंगे, उसका एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्चुअली में होती क्या है, वो हीट उनको देनी पड़ती है, और जिस रिएक्शन में हम हीट देते हैं वो किस टाइप की हो जाती है? एंडोथर्मिक टाइप की। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो थी वो एक्सोथर्मिक थी, हीट इवॉल्व हो रही थी, रिलीज हो रही थी, हीट निकल रही थी। जबकि यहाँ आपको ब्रेक डाउन करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है। आप कोई भी कंपाउंड इसमें देखें जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें हीट जरूर लिखी है ऊपर। ठीक है, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन है एक, पहला थर्मल। थर्मल का मतलब सीधा आपने हीट दिया इसको, हीट। और ऐसा हम किस में करते हैं? ऐसा हम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन अनदर नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अभी ऊपर बताया था, तो लाइमस्टोन बोलते हैं इसको। तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन CaCO3, इस पर आपने हीट दी, इसको सॉलिड फॉर्म में हीट दी तो ये क्विक लाइम यानी चूना पाउडर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया, यानी डिकम्पोजिशन हो गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया। और ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई डिकम्पोजिशन के अंदर? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मीन्स हीट। ओके, आगे इसमें है, इसी का दूसरा बताया है, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट को भी हीट दी गई है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में यानी 3 बाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। इसका मेन जो है लेड ऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड मिला है और ऑक्सीजन मिला है। ठीक है, अनदर एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का ही।
यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे कि डिकम्पोजिशन के 3 टाइप हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप हैं? 3। तो यहाँ पे आपको पहला टाइप तो आपको थर्मल मिल गया था, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा आपको मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, और तीसरा आपको सनलाइट वाला मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने यहाँ पर जो बात की है वाटर वाली ही की है, वाटर ले लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड लगा रखे हैं, तो आपको जो है एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन कलेक्ट होकर मिल जाएगा। यानी इसमें आपको वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर तो बना ही होता है, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। वाटर H2O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। थर्ड है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में ही सनलाइट डिकम्पोजिशन जिसके द्वारा होता है। तो इसमें आपको सिल्वर क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सनलाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड जो होता है फोटोक्रोमेटिक टाइप का होता है। फोटो मीन्स होता है लाइट, क्रोमेटिक टाइप का कलर को डिफाइन करता है। जैसे पहले नेगेटिव वाले फ़ोटो आते थे तो उनमें इनका यूज़ होता था, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड इनका, तो उसके लिए ये है। तो यहाँ पर आपका जो है सिल्वर क्लोराइड लिया है सॉलिड फॉर्म में सनलाइट से, इस पे जब सनलाइट गिरी यानी सनलाइट इसको दी गई तो इसका सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन गैस में अलग हो गया। ठीक है, ये भी इसका यहाँ क्या हुआ है? डिकम्पोजिशन। तो आपको डिकम्पोजिशन में 3 टाइप याद रखने हैं, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा सनलाइट डिकम्पोजिशन। तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल भी याद रखनी है। ओके, हाँ जी, देखिए यहाँ पे आ चुका है सिल्वर ब्रोमाइड जो मैंने आपको बताया था। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता था। एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसी होती हैं? एंडोथर्मिक टाइप की होती हैं, क्योंकि इनमें हीट आपको देनी पड़ती है। हीट इवॉल्व नहीं होती, हीट देनी पड़ती है। जब आप हीट देते हैं किसी न किसी फॉर्म में, आइदर हीट के फॉर्म में यानी टेम्परेचर राइज करना है किसी तरीके से, तो आपने हीट कैसे दिया? टेम्परेचर बढ़ाकर। अब दूसरा आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आपने एक बर्तन लिया, उसमें आपने एनोड और कैथोड लगाकर उनको एक करंट उसमें प्रोवाइड कराया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। तीसरा सनलाइट, सनलाइट में आपने इसको रख दिया तो इसने सनलाइट एब्जॉर्ब किया उससे, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, यहाँ एक्टिविटी दी हुई है, उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड टू इसी टॉपिक हैं, तो ये क्वेश्चंस आप ही को सॉल्व करने को रहेंगे, बाद में मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। थर्ड रिएक्शन का टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि यहाँ पे यह अपना स्थान छोड़ देगा। मतलब जैसे कि कोई आता है तो डिस्प्लेस कर देना, यानी उसको उसकी जगह से हटा देना। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आप बैठे हैं और कोई आपके यहाँ आए तो आप अपनी सीट उसको दे देते हैं, यानी डिस्प्लेस कर देते हैं। या तो ये नॉर्मली होता है, आप उसे अगर संस्कार के रूप में देखें तो ये नॉर्मली होता है। अदरवाइज़ यदि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो आपको वहाँ से हटा देता है। तो कंपाउंड्स के फॉर्म में ये ऐसे ही होता है। जो मोर रिएक्टिव होता है वो उसको उसकी जगह से हटा देता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको उसकी जगह से हटा देना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये आयरन नेल है, आयरन नेल है ये, और ये कंपाउंड है कॉपर सल्फेट का जो कि ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का कंपाउंड है, ब्लू कलर का होता है ये सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में जब आप आयरन नेल को डिप करेंगे, आयरन नेल को डाल देंगे, तो होगा क्या, इसमें से जो आयरन है वो कॉपर को अलग कर देगा और आयरन अटैच हो जाएगा सल्फेट आयन के साथ। आयरन मतलब Fe क्या करेगा
किसके साथ अटैच हो जाएगा, SO4 सल्फेट के साथ, और क्या बना लेगा, FeSO4, और आपका जो कॉपर इसके साथ अटैच था वो बेचारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 था, तो वो था ब्लू कलर का, कैसा था, ब्लू कलर का। लेकिन जब आयरन सल्फेट बन गया तो वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का, कैसा हो गया, ग्रीन कलर का। तो ये क्या कर दिया, इसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, और कलर की वजह से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखते हैं आगे। Why does the iron nail become brownish in color and blue color of copper sulfate solution fade? ऐसा क्यों होता है कि जो है आयरन का कलर जो है चेंज हो जाता, आयरन जो है वो अब कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को जब उसकी जगह से हटा देता है। ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है। अब इसमें से कॉपर यहाँ से हट जाएगा, इसके साथ जो सल्फेट के साथ क्या होगा, आयरन अटैच हो गया, तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर हो गया अलग। अब आयरन सल्फेट जब बना तो ये क्या हुआ, इसने कॉपर सल्फेट का कलर छीन लिया इससे और इसको क्या कर दिया, ग्रीन कलर का कर दिया। ठीक है, आगे इसी टाइप से और भी रिएक्शन इसके अदर एग्जांपल दिए हुए हैं कि कॉपर सल्फेट में जिंक जाएगा तो वो भी उसको डिस्प्लेस कर देगा, और लेड Pb जो है वो लेड का सिंबल है, वो सीसा जिसे बोलते हैं, तो वो जाएगा तो वो भी क्या कर देगा, वो भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब उसको उसकी जगह से हटा देना। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 जो टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में वो उसकी जगह से उसको हटा देता है, वैसे ही इसमें क्या होगा, इसमें ये इसको हटा देगा। इसमें एक्चुअली में आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। आयन एक्सचेंज से मतलब ये है कि जैसे कि आप दो स्टूडेंट हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, तो कभी कभी वो क्या करते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। उन्हें फ्रेंड्स के साथ बैठना होता है, तो आज मेरी इससे लड़ाई होगी तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं दूसरे के साथ बैठ जाऊंगा, तो वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। ऐसे ही इनमें क्या होता है, कंपाउंड्स अपने आयन एक्सचेंज करते हैं। जैसे ये सोडियम है, सोडियम सल्फेट के साथ है, और जो बेरियम है वो क्लोराइड के साथ है। अब सोडियम की होगी सल्फेट से लड़ाई, तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा, सोडियम चला जाएगा क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड बना लेगा। और बेरिल जो बेरियम था उसकी हो गई क्लोराइड से लड़ाई, तो बेरियम ने किसको चूज़ कर लिया, सल्फेट को, उसने बेरियम सल्फेट बना लिया। इस तरीके से ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब आपस में दो दोस्तों में लड़ाई हो गई तो उन्होंने अपना ग्रुप चेंज कर लिया, यानी एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ आयन, शेयरिंग ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन जो होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। You will observe that a white substance which is insoluble in water, जो वाइट सब्सटेंस जो बनता है इनसॉल्यूबल टाइप का, वो प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब इनसॉल्यूबल सब्सटेंस वाइट कलर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। मतलब आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि वो इनसॉल्यूबल है, मतलब जो तली में जम जाता है, घुलता नहीं है, मड टाइप का, कीचड़ टाइप का, वो प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में मिलता है, और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन मिलेगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो प्रेसिपिटेट मिलेगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। What caused this? The white precipitate BaSO4 is formed by the reaction of white precipitate बना क्यों, आखिर हुआ क्यों ऐसा, क्योंकि उनके आयन एक्सचेंज हो गए थे। हुआ क्या था, जो सल्फेट आयन था वो किसके साथ चला गया था, सल्फेट आयन ने सोडियम को छोड़ दिया और बेरियम के साथ आ गया। ठीक है, ये इसके साथ आ गया BaSO4 जिसने बना लिया। और जो क्लोराइड आयन था वो किसके साथ चला गया था, वो आ गया था सोडियम के साथ, उसने NaCl बना लिया था। तो जो सोडियम क्लोराइड है वो तो अलग हो गया, लेकिन BaSO4 जो है वो क्या होता है, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रह जाता है, क्योंकि वो वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, यानी घुलता नहीं है। ठीक है, सच रिएक्शन इन विच देयर एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज कर लेना, आयन को एक्सचेंज कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ नंबर की जो हमारी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उस पर। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसे हम रिडॉक्स कहेंगे। अब ऑक्सीडेशन है क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब ये है किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना। जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गया, कॉप जुड़ गया ना, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई ना। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर प्रोडक्ट में बढ़ गई, ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। यहीं अगर ऑक्सीजन हट जाता है तो वो क्या हो जाता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। ये है आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, देखते हैं आगे। लिखा है द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर oxide. Why this is black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. Copper oxide बन गया। देखिए आगे, कॉपर ऑक्साइड ये बन गया। इफ हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर इसी हीटेड मटेरियल में, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन पास कर दिया आपने, तो हुआ क्या, कॉपर से अलग हो गया, कॉपर से ये अलग हो गया। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, इसमें दोनों ही हुए हैं, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। कैसे? कॉपर पे से हाइड्रोजन हट चुका है, सॉरी कॉपर पे से ऑक्सीजन हट चुका है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ चुका है। कॉपर से ऑक्सीजन हट गया लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया। तो एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटी है, दूसरे सब्सटेंस पर ऑक्सीजन जुड़ी है, इसीलिए इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हुआ है। इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए नीचे, कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा तो रिडक्शन हो गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से आगे भी इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इन रिएक्शन, अब इसको डिफाइन करके बताया है। इन रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड Zn इज रिड्यूस टू Zn, ZnO इज रिड्यूस टू Zn। जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया Zn में और कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। इन दिस रिएक्शन HCl इज ऑक्सीडाइज, दूसरी जो रिएक्शन थी उसमें HCl जो है ऑक्सीडाइज हो गया टू क्लोरीन, वेयर MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। हाइड्रोजन क्लोराइड तो ऑक्सीडाइज होकर MnO2, हाइड्रोजन क्लोराइड तो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, क्लोरीन के साथ, और MnO2 क्या हुआ, रिड्यूस होकर उसने क्या बना दिया, क्लोरीन। मतलब हाइड्रोजन से यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड से Cl हट गया, इसके साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो क्लोरीन ये बचा था वो यहाँ ऑक्सीजन हटने के बाद इससे जुड़कर Cl2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो from the above example we can say that if substance gain oxygen और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ली जाए और हाइड्रोजन लूज की जाए, इट इज ऑक्सीडाइज। इफ द सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना ये हो गया रिडक्शन। और जब ऑक्सीजन जुड़ भी रही हो और हाइड्रोजन भी जुड़ रही हो, दोनों ही साथ में जुड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे, 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने इसमें पढ़े हैं। फर्स्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम दो प्रोडक्ट को कंबाइन करते थे, प्रोडक्ट बनता था एक, और इसमें एनर्जी रिलीज होती थी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती थी। दूसरा मैंने आपको बताया था
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें डिकम्पोज होना। पहला तो आपको कॉम्बिनेशन बताया था, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था, जिसमें क्या होता था, ब्रेक डाउन करते थे। ठीक है, और इसके 3 टाइप बताए थे, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा सनलाइट डिकम्पोजिशन। तीसरा टाइप आपको रिएक्शन का बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि आप किसी को उसकी जगह से हटा देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला मैंने आपको फोर्थ वाला बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि आयन एक्सचेंज हो जाते थे, यानी एक दूसरी की जगह चला जाता था, वो उसकी जगह आया था, तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। और फिफ्थ अभी अभी मैंने आपको बताई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है कोरोजन, और उसके बाद रेंसिडिटी। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश यहाँ पे हो जाएगा रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोरोजन का मतलब सिंपल है, कोरोजन कोरॉइड होना यानी क्षरण होना किसी चीज़ का, यानी सिंपल शब्दों में ये कहूँ तो रस्टिंग होती है आयरन की, यानी लोहे पे जो जंग लगती है, लोहे पे जो जंग लगती है, आयरन जो है Fe, जिसे हम लोहा कहते हैं, इस पे जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है मॉइस्चर में, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। तो इसकी जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, वो क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी केवल आयरन पे रस्टिंग होना, और कोरोजन मतलब किसी भी मेटल का ऑक्साइड से जुड़कर खराब होना या ब्रेक डाउन हो जाना, उसका टूट जाना। जैसे आयरन पे होती है कॉपर, कॉपर पे हरे रंग की परत आपने देखी होगी, ग्रीनिश कलर की। सिल्वर मेटल जो है उस पे आपने देखा होगा ब्लैक हो जाता है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम है, वो भी ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक और थोड़ा सा ग्रीन भी हो जाता है। तो इस तरीके से मेटल्स जो हैं, मेटल्स पे ऑक्साइड की जब लेयर आ जाती है तो वो कोरॉइड हो जाती है। कोरॉइड मतलब ख़राब होने लगती हैं, क्षरण होने लगता है उनका। और इनको बचाने के लिए हम इनसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनको हम इन पर उनका पेंट कर देते हैं, जैसे नॉर्मली जिंक की लेयर लगा देते हैं, जैसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं, ऑयल या ग्रीस कर देते हैं। बाकी मोर अबाउट इसके बारे में आप चैप्टर थर्ड, आई थिंक चैप्टर थर्ड में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, कोरोजन वहाँ पे। ठीक है, रेंसिडिटी नेक्स्ट टॉपिक है। रेंसिडिटी, रेंसिड मीन्स यहाँ पे है बात फूड मटेरियल की। जो फूड मटेरियल होता है, पैक्ड फूड मटेरियल, तो उसका ख़राब हो जाना या उसका टेक्सचर चेंज हो जाना। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि मार्केट के चिप्स हैं जो पैकेट में बंद होके आते हैं, तो वो अगर आप उन्हें खुला छोड़ दें, मतलब उस पैकेट को ओपन करके उसको रख दें कुछ समय के बाद, तो वो चिप्स क्या होते हैं, थोड़ा सा अलग टेक्सचर लगता है, उनका स्वाद बदल जाता है, यानी दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग यानी जो भी हमारे फैट या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, फूड मटेरियल होते हैं, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल, वो क्या होते हैं, ओपन रखने पर ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन की उन पर रिएक्शन हो जाती है, फैट और ऑयली सब्सटेंस की, और वो क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, यानी उनका स्वाद बदल जाता है। तो उन्हें उसे हम कहते हैं रेंसिड फूड। क्या होते हैं, रेंसिड फूड यानी ख़राब हो जाना, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहा जाता है। इसीलिए इन फूड को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, इनमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। ठीक है, जो इससे ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट कर सकें। फूड कंटेनिंग ऑयल, फूड फूड जो होते हैं फैट कंटेनिंग और ऑयल कंटेनिंग होते हैं, वो उनका ही रेंसिड होता है, यानी वही ख़राब होते हैं। तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीजन। पहले तो इन्हें क्या होता है, प्रिजर्व करने के लिए हम एयर टाइट कंटेनर में भी रख देते हैं, जैसे कि जो भी चिप्स और ये आपके प्रिकल्स आते हैं, ये सभी एयर टाइट कंटेनर में आते हैं जिससे कि ख़राब ना हो। और आफ्टर ओपन, उनको ओपन जब आप कर देते हैं तो उस पर एक लिखा होता है कि आप इतने टाइम तक ही इन्हें बिफोर, मतलब उसको ओपन करने से पहले आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट वो, और ओपन होने के बाद आप उन्हें कैसे बचा के रख सकते हैं, तो सब बताया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन गैस जो है फ्लशेस की जाती है चिप्स के पैक्स में, क्यों, इसीलिए की जाती है कि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो। ठीक है, तो ये टॉपिक जो कोरोजन और रेंसिडिटी है, इनके बारे में वैसे आपको आगे भी और मिलेगा,
लेकिन ये यहाँ पे इनका एक ओवरव्यू टाइप से दिया है फर्स्ट चैप्टर में, तो आप देख लीजिए। दिया क्यों है? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ रहे हैं तो ये केमिकली सब्सटेंस और इनमें यही प्रोसेस हो रही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, कॉरोजन केमिकल रिएक्शन है। रेंसिडिटी फूड फैट और फूड कंटेनिंग मटेरियल है, जो फूड जो है फैट वाला, ऑयल वाला, तो वो सब्सटेंस भी कैसे रेंसिड हो जाते, ख़राब हो जाते हैं। किस प्रोसेस से? केमिकल प्रोसेस से, ऑक्सीडाइज होकर। इसलिए इसमें दिया गया है इसके बारे में। बाकी जब मेटल और नॉन मेटल वाला आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको वहाँ और देखने को मिलेगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। और व्हाट डू यू हैव लर्न, इसमें आपने क्या पढ़ा ये सारा दिया हुआ है। तो ये आपको एक बार रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, और इसकी एक्सरसाइज हम बाद में आपको